जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस मेंटोर में। आज की वीडियो हमारी निर्वाणा सीरीज की 8th वीडियो होने जा रही है। इस निर्वाणा सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? इस निर्वाणा सीरीज में हम एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज एग्जाम इनके जो पीवाईक्यू हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने पॉलिटी का जो फंडामेंटल राइट जो टॉपिक है इसको उठाया हुआ है, इस पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। रोज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी 7 वीडियो हो चुकी है, मतलब 35 क्वेश्चन हमने सिर्फ फंडामेंटल राइट के सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं। किस तरह रिपीट होते हैं इसके लिए आप पूरी प्लेलिस्ट जाके देखिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो सीरीज है ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रीलिम्स होने वाला है मई में, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और हाँ, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन शायद आपको देखा देखा लग रहा होगा। यदि आप हमारी सीरीज को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखा देखा लगना चाहिए। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल ही हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखा है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किस तरह रिपीट होते हैं ये आपकी आंखों के सामने। इसी टाइप का क्वेश्चन कल हमने देखा था और मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, लेकिन किसी ने टाइप नहीं किया। किसी ने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। तो वो कौन सा क्वेश्चन था? तो वो क्वेश्चन क्या था, चलो दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए। चलो इसका आंसर भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं लास्ट में बताता हूँ इन क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेकिन अभी उठा लिया है तो अभी इसका आंसर हम देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार परीक्षा का आदेश को वारंटो रिट जारी करने की आवश्यक शर्त नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इश्यू ऑफ अ रिट ऑफ को वारंटो? ठीक है, ये किस में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल 32 कितनी बार पूछा गया? अभी हम जब से फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने आर्टिकल 32 कितनी बार देख लिया होगा? जी, आप फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू सीरीज को तो आपको मालूम होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक ऑफिस। पद का सार्वजनिक पद होना आवश्यक है। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टेच्यू और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। पद का सृजन कानून अथवा स्वयं संविधान द्वारा होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। द ऑफिस मस्ट नॉट बी सब्सटेंसिव वन। गौर कीजिएगा यहाँ पे, नॉट बी सब्सटेंसिव वन। पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टेच्यू इन अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। ऐसे व्यक्ति द्वारा वह पद संभालने से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, हमें जब भी आर्टिकल 32 मिला है, इसके ऊपर क्वेश्चन मिले हैं, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि इसको रिवाइज कर लीजिए। यदि आपने रिवाइज किया होगा आपको मालूम होगा ये स्टेटमेंट एज इट इज लक्ष्मीकांत में दी हुई है। ये स्टेटमेंट एज इट इज लक्ष्मीकांत में दी है और ये स्टेटमेंट भी लक्ष्मीकांत में दी है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना लक्ष्मीकांत में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पद निश्चित रूप से मूल पद होना चाहिए। ये नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया इसलिए गलत हो गया। मूल पद होना चाहिए। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंसिव वन, तब ये स्टेटमेंट सही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलो देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो कैसे इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इश्यू ऑफ अ रिट ऑफ को वारंटो इज नॉट करेक्ट? को वारंटो पूछा है। अधिकार परीक्षा के आदेश को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही नहीं है? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सीडीएस 2019 में पूछा, और इससे पहले भी हमने जो देखा था वो सीडीएस 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये 19 में आया, 20 में वो वाला क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, चलो स्टेटमेंट देखो, आपको एज इट इज स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक और द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टेच्यू।
पद सरकारी हो, उसे विधि द्वारा सृजित किया गया हो। सेम स्टेटमेंट पूछी हुई है। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंसिव वन। पद अधिष्ठाई पद पद अधिष्ठाई एक मूल पद होना चाहिए। ठीक है, सेम स्टेटमेंट पूछिए, वो निगेटिव थी या पॉजिटिव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आगे देखते हैं। देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टेच्यू इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। उस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने में संविधान या कानून का वहां उल्लंघन हुआ हो। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और आपने उस क्वेश्चन में भी ये तीनों स्टेटमेंट देखी थी। कितना रिपीटेशन है। ऑप्शन डी देखिए, नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये स्टेटमेंट भी आपको नहीं मिलेगी किसमें, लक्ष्मीकांत में। तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख लीजिए। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो ये जरूरी नहीं है ना। और यहाँ क्या बोला है, नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो, है ना, तो इसलिए गलत है। आया आपको समझ में कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो देखा था वो सीडीएस 2020 का क्वेश्चन था। 19 का क्वेश्चन 20 में पूछ दिया और एज इट इज पूछ दिया। अब यदि क्वेश्चन सीएससी 2024 में आ जाए, ठीक है, तो आपको कितना इजी हो जाएगा। आपको यहाँ पे दो एक्स्ट्रा चीज मिल गई। क्या, एक तो ये वाला पद मूल पद होना चाहिए। यदि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरा ये मिल गया, नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप, है ना, ये जरूरी नहीं है। तो ये दोनों आप वहां पे अपने लक्ष्मीकांत में नोट कर लीजिए, ताकि यदि सिविल सर्विसेज 2024 में ऐसा क्वेश्चन आए और ये स्टेटमेंट रिपीट हो जाए तो आपको इजी पड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A writ issued to secure the release of a person found to be detained illegally is। अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट है। क्या है, मेंडमस, परमादेश, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्ट्यूररी, उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखा देखा लग रहा है क्या, इससे पहले भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है है ना, किया है। कहाँ किया है, चलो दिखाता हूँ आपको पहले। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिषेध क्या होता है, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी में डिफरेंस भी बताया था मैंने आपको, है ना। ये क्वेश्चन हमने किया है। इसका आंसर क्या था, उत्प्रेषण था, सर्ट्यूररी था। क्या क्वेश्चन था कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। आदेश को रद्द करना है, ठीक है, क्वेश द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कौन सी रिट जारी करेंगे, तो सर्ट्यूररी। इसमें प्रोहिबिशन सर्ट्यूररी में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पूछ दिया फिर से। ये देखिए, अब यहाँ पे पूछ दिया, ठीक है, कि अवैध रूप से निरुद्ध हवालती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 32 आपने बहुत बार देख लिया, मैंने रिवीजन का ही बोल दिया कि रिवीजन कीजिए भाई उसका। ठीक है, और क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कितने रिपीट हो रहे हैं। आप यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आर्टिकल 19, ठीक है, 21, 32, 14, ये चारों आर्टिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रेट ऑफ प्रोहिबिशन रिलेट टू एन ऑर्डर। ठीक है, अब आप देखिए, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था वो उत्प्रेषण को लेकर पूछा था, है ना, सर्ट्यूररी को लेकर। देखिए अब प्रोहिबिशन के ऊपर पूछ दिया। यहाँ पे देखिए प्रोहिबिशन यहाँ भी दिया हुआ होगा, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना देते हैं। ये देखिए प्रोहिबिशन से पूछ दिया। चलो इसका हम ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। तो न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकरण के खिलाफ दिया गया आदेश, इशू अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि आप प्रतिषेध
प्रोहिबिशन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकरण के खिलाफ दिया गया आदेश होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, ऑप्शन 3 देखिए अब आप। किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट इंटाइटल्ड। तो ये प्रोहिबिशन नहीं है, ये को वारंट है। ठीक है, को वारंट है ये, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। तो तीसरा आप काट दीजिए, क्या बचेगा 1 और 2, ये गया ये गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्रवाई करने से रोकना। तो मैंने जब आपको प्रोहिबिशन बताया था तब बताया था क्या कि एक अब क्या बताया था, एक लोअर कोर्ट है एक अपर कोर्ट है। ठीक है, लोअर कोर्ट कोई आदेश दे उससे पहले ही अपर कोर्ट इसे रोक देती है, इसने आदेश नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कार्रवाई करने से रोक दिया। और सर्ट्यूररी जो उत्प्रेषण है उसमें क्या होता है, ये अपर कोर्ट है ये लोअर कोर्ट है, इसने आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद अपर कोर्ट बोलेगी भाई कि तुम्हारा ये आदेश दिया है, ठीक है, ये तुम्हारे दायरे में नहीं आता, इसको रद्द करो और इसको हमें पहुंचाओ। तो यहाँ पे आदेश दे दिया, आदेश को रद्द करने के बाद वापस वापस जो अपर कोर्ट है वो अपने पास मंगा लेता है। तो ये हो जाता है हमारा उत्प्रेषण। ठीक है, सर्ट्यूररी, और ये हो जाता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। आगे होगा आपको समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2। तो आपका क्या यहाँ पे होमवर्क है, आपको ये जो रीट है ना आर्टिकल 32 जो है इसको पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निवारक निरोध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया इज आर करेक्ट? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नहीं पूछा है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज वाला ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। कैसा क्वेश्चन है चलो देखते हैं। निरुद्ध व्यक्ति को भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। द डिटेन्यू हैज नो राइट अदर देन दोस मेंशन इन क्लोज 4 एंड क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 22 का खंड 4 और 5 क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। ठीक है, चलो आगे ऑप्शन देखते हैं। निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था वह उससे पहले से ही जेल में था। द डिटेन्यू हैज अ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज ऑलरेडी इन जेल व्हेन द डिटेंशन ऑर्डर वाज पास। यदि आपने निवारक निरोध के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ये क्यों जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? ताकि किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से पहले ही रोक ले, है ना, अपराध करने से पहले ही रोक लें, इसलिए उसको डिटेन कर लिया जाता है। अब कोई व्यक्ति पहले से ही जेल में, पहले से ही जेल में है और उसके खिलाफ निवारक निरोध पारित कर दिए, तो किस आधार पर किया है? वो तो पहले से ही जेल में, कोई अपराध तो वैसे ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति जेल में है और उसके खिलाफ यदि पारित कर दिया जाता निवारक निरोध आदेश, तो वो व्यक्ति उस निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 जो है ये सही है ना। ऑप्शन 3 देखिए, निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटे से अधिक कारागार में रह चुका है। द डिटेन्यू कैन क्लेम बेल ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज बीन इन प्रिजन बियॉन्ड 24 आवर विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? क्या है, यदि नॉर्मल कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि उसे गिरफ्तार किया है ना, तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं है, उसे पहले गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है ना। ये हम अभी क्लोज पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा आपको कि किस क्लोज में क्या लिखा हुआ। तो इतना समझिए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है तब साधारण गिरफ्तारी होती है।
लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तारी होती है तो जरूरी नहीं है 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, तो इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। ऑप्शन 3 गलत होता है, तो ये हो गया, ये हो गया। 2 सही है, 1 भी सही है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 आपका आंसर। अब देखते हैं क्लोज, है ना। क्लोज पढ़ते हैं क्या है, तो आर्टिकल 22 का क्लोज 1 ये क्या बोलता है। क्लोज 1 क्या बोलता है, क्लोज 1 बोलता है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कारण, ठीक है, कारण बताना होगा, बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहला तो ये है, इसको आप लिख लीजिए, आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा ये। आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 क्या बोलता है, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए कि किस कारण उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है कि उसे जो बंदी गृह होता है, बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, जब तक उसे कारण नहीं बताया जाएगा तब तक उसे ना तो गिरफ्तार किया जाएगा ना ही उसे बंदी गृह में रखा जाएगा। फिर देखें तो उसे जो वकील है, वकील से सलाह लेने का अधिकार है, सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी राइटिंग है जो खराब आपको दिख रही होगी, तो मैं यहाँ पे पेन टेप यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे इसमें अच्छी राइटिंग नहीं आती। यदि आईपैड हो, टैबलेट हो, तो उसमें अच्छी राइटिंग आ जाती है। मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप में एक पेन टेप हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो उसमें अच्छी राइटिंग नहीं आ पाती। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, है ना। अब देखते हैं आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 ये क्या बोलता है। ये बोलता है कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। तो ये कौन बोलता है, ये आर्टिकल 22 का जो सब क्लोज 2 है वो बोलता है। आर्टिकल 22 का सब क्लोज 3 क्या बोलता है कि ये जो आर्टिकल 22 क्लोज 1 क्लोज 2 जो है, ये जो हमारे विदेशी शत्रु और निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इन व्यक्तियों के लिए आर्टिकल 22 का सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 जो है, ठीक, ये अधिकार इन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा बोलता है क्लोज 3। क्लोज 4 क्या बोलता है, क्लोज 4 ये बोलता है कि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। 3 माह से अधिक डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, यदि रखोगे तो उस व्यक्ति को, एक बोर्ड के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस बोर्ड के समक्ष उसको लाना पड़ेगा, और इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, जो हाई कोर्ट का जज होता है, उसकी योग्यता रखने वाला, योग्यता रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज 4। 3 माह से अधिक किसी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता, ये रखोगे तो बोर्ड के समक्ष पेश करना पड़ेगा। बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, हाई कोर्ट जज का योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति। ठीक है, यदि ये इस बोर्ड ने बोल दिया कि हाँ भाई 3 महीने से ज्यादा रख सकते हैं, तो फिर रख सकते हैं। चलो, क्लोज 5 क्या है, क्लोज 5 ये है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रखा जाता है तो उसे फिर कारण बताना पड़ेगा, है ना। आप इससे, आप क्लोज 1 से यहाँ पर रिलेट मत करना। क्लोज 1 में क्या है कि आप बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है भाई साहब, गिरफ्तार तो कर लो, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार होने के बाद आप उसे कारण बताओ कि भाई क्यों किया है, ठीक है, किस आधार पर गिरफ्तार किया है, फिर आपको बताना। लेकिन क्लोज 1 में क्या है, आप पहले कारण बताओ उसके बाद गिरफ्तार करो, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्लोज 1 टू क्लोज 5। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन। आपको मैंने होमवर्क दिए हैं 2 क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, है ना, और एक आपका ये हो गया। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब पॉलिटी का जो फंडामेंटल राइट है ना, इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो और आएंगी, तो आपके मान के चले 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपके, ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट के आपके पास आ जाएंगे। फिर मैं आपके लिए क्या करूंगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एक पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, A4 साइज में, तो आप इसको एज अ टेस्ट सीरीज इसको लगा सकते हैं। और ये
और जो ये क्वेश्चन होंगे ये वैलिड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक रिलेवेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना। और चैनल पर नए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।